नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने सिल्वर वेडिंग कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो देखते हैं आज ये कहानी। सिल्वर वेडिंग प्रसिद्ध कहानीकार मनोहर श्याम जोशी जी की एक लंबी कहानी है। पहाड़ों से आकर दिल्ली में बस गए एक सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत की विवाह की 25वीं वर्षगांठ अर्थात सिल्वर वेडिंग को आधार बनाकर लिखी गई इस कहानी में आदर्श और यथार्थ तथा पीढ़ियों के अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। कहानी का सार निम्न प्रकार से है। दफ्तर की घड़ी के अनुसार 5:25 पर यशोधर बाबू आखिरी फाइल को लाल फीता से बांधकर आउट ट्रे में डालकर अपने मातहतों पर नजर डालते थे, जो उनके कारण अब तक दफ्तर में बैठे रहने को मजबूर थे। सीधे असिस्टेंट ग्रेड से आए एक नए छोकरे चड्ढा को उनका यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, अतः वह उनकी घड़ी को चूनेदानी कहकर मजाक उड़ाता रहता था। शादी में मिली थी यह सुनकर एक और बाबू मेनन ने उनकी शादी की तारीख पूछी। संयोग से उस दिन उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी। बाबू लोगों ने उनसे सिल्वर वेडिंग मनाने का आग्रह करते हुए चाय पानी के लिए पैसे मांगे। उन्हें चाय पानी को 10-10 के 3 नोट देने की उदारता तो उन्होंने दिखाई, परंतु स्वयं पार्टी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह अपने परंपरावादी गुरु किशनदा के सिद्धांतों पर चलते थे। यशोधर बाबू को याद था कि मैट्रिक पास करते ही वे किशनदा के क्वार्टर में आके रहने लगे थे। उस समय उनकी उम्र कम थी, अतः किशनदा ने उन्हें रसोई के काम में लगा दिया था। 50 रुपये उधार देकर उनके कपड़े सिलवाए और घर भी भिजवाए। बाद में अपने दफ्तर में नौकरी भी लगवा दी। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, वे उनके पटु शिष्य की भांति रहे। उनके जाने के बाद भी वे उनके आदर्शों का पालन करते रहे, जैसे घर में होली गंवाना, जनेऊ पुण्यों पर सभी कुमाऊनियों के जनेऊ बदलवाना, रामलीला की तालीम के लिए घर में एक कमरा दे देना आदि आदि। उन्हें अच्छी तरह याद था कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। रिटायर होने के बाद 6 माह में ही क्वार्टर खाली करना पड़ा। तब उनके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में एक ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पहल नहीं की, अतः उन्हें अपने गांव में जाकर रहना पड़ा, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। यशोधर बाबू के 3 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़ा लड़का 1500 रुपये मासिक पर एक विज्ञापन कंपनी में नौकर हो गया था। वहीं छोटा लड़का IAS तो पास हो गया था, परंतु एलाइड सर्विस में नंबर आया, वह नहीं गया और दोबारा परीक्षा देने की सोच रहा था। और एक बेटी जो डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा हेतु अमेरिका जाना चाहती थी। बेटों ने घर में फ्रिज, टीवी आदि सभी वस्तुएं पिता की सलाह के बिना इकट्ठी कर ली थी। पिता ने जनरेशन गैप मानकर यह सब कुछ स्वीकार भी कर लिया था। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा को ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती थी। वह बिना बाह का ब्लाउज पहनती, रसोई के बाहर दाल भात खा लेती, अपनी बेटी की सलाह पर ऐसे ही अनेक कार्य कर लेती थी। लड़की भी जींस टॉप पहनती थी। यह उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, पर वे एनी वे कहकर समझौता कर लेते। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज बिरला मंदिर जाने लगे थे और उसी के बगीचे में बैठकर कोई प्रवचन सुनने या स्वयं ध्यान लगाने लगे थे। लौटते समय पहाड़गंज से साग सब्जी खरीद कर लाते। आज लौटते समय उन्होंने देखा कि क्वार्टर में, जिसमें किशनदा के साथ रहे थे, तोड़कर किसी के द्वारा 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। यह उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका क्वार्टर भी तोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इसी क्षेत्र में अपने नाम एक क्वार्टर अलॉट करा लिया था। DDA फ्लैट के लिए पैसा न भरकर उन्होंने भयंकर भूल की थी। इससे पहले उनकी गरिमा के अनुरूप D टाइप क्वार्टर मिल रहा था, वह भी उन्होंने नहीं लिया। वे गोल मार्केट क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते थे। यशोधर बाबू ने देखा कि उनके क्वार्टर में कोई जश्न मनाया जा रहा था, जिसकी उन्हें सूचना ही नहीं थी। उन्होंने सोचा यह सब उनके बच्चों के लड़कपन का कोई तमाशा होगा। इनकी माया ये ही जाने।
उधर उनका बड़ा बेटा तो किसी साहब से हाथ मिलाकर उनको कार में विदा कर रहा था और उनकी बेटी तथा पत्नी कई मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जींस और टॉप पहने थी। यद्यपि यशोधर बाबू इस बारे में उसे कई बार कह चुके थे, क्योंकि वे लड़कियों को इस प्रकार के कपड़े पहनने को समहाउ इम्प्रॉपर मानते थे, पर बेटी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पत्नी भी उसी की तरफदारी करती थी। भीतर क्वार्टर में अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्रों व पुत्री के कई मित्र अब भी डटे हुए थे। उनके बड़े लड़के ने झिड़की सी देते हुए उनसे कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। मेरे बॉस आपकी राह देखते देखते अभी अभी गए हैं। हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यह यशोधर बाबू ने कहा। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये माहवार कमाने लगा तब से, उनके भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा। उनकी पत्नी के चचेरे भाई गिरीश बाबू ने कहा, आज सुबह मुझे याद आया कि आपकी शादी की 25वीं वर्षगांठ है, तो मैंने आपके दफ्तर में फ़ोन किया, पर वहाँ शायद फ़ोन ख़राब था। फिर मैंने घर पर फ़ोन किया तो भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी शार्टी करते हैं। इसी बहाने अपने बॉस को भी बुला लूँगा। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। यशोधर बाबू ने थैंक यू कहकर हाथ हिलाते हुए सबका जवाब भी दिया। फिर केक काटा गया। ना नुकुर करते हुए भी अंत में यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी के साथ केक काटने की विलायती रीति का निर्वाह किया, लेकिन उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा होता है। जोर देने पर उन्होंने उस पार्टी में लड्डू भी नहीं खाया और संध्या वंदन करने चले गए। इस प्रकार सिल्वर वेडिंग की पार्टी तो आयोजित हुई, लेकिन यशोधर बाबू ने उसे अधूरे मन से भाग लिया। संध्या समाप्त कर यशोधर बाबू कमरे में आ गए जहां सभी रिश्तेदार इकट्ठे थे। उन्होंने लाल गमछा पहन रखा था। बेटी ने इसके लिए उन्हें डांट भी पिलाई। मेज पर कई प्रेजेंट रखे थे। मना करते करते भी बेटी के कहने पर कुर्ता पजामा पहनकर उन्होंने भूषण द्वारा लाए गए गाउन को पहना। उस समय उन्हें बहुत अच्छा लगा, पर इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में किसनदा उतर आए थे, जिसकी मृत्यु जो कुछ हुआ होगा से हुई थी। बच्चों, ये कहानी जब आप विस्तार से पढ़ते हैं तब देखते हैं कि कैसे 2 पीढ़ियों के अंतराल में नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो गैप आ गया है उसको कहानीकार ने कितनी मार्मिकता से दर्शाया है। इस कहानी का सार यहीं तक। आपको आगे फिर पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।